बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब शॉपिंग का सिलसिला आपका जारी होगा। बकरों की शॉपिंग भी हो रही है और इसके साथ साथ जी कपड़ों की शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। बाज़ारों में भी रश है, लेकिन वो लोग जो कि विंडो शॉपिंग तक इक्तफ़ा कर रहे थे, मैं बकरों की ख़रीदारी की बात कर रही हूँ। अब थोड़ा सा आगे आ जाएँ क्योंकि अब वाकई ही टाइम बहुत कम है और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट गिर जाएंगे तो यकीन जानिए इस दफ़ा तो वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो व्यापारियों के हम सुन रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात वो भी बिल्कुल ठीक है। सो महंगाई के तनासुब से जो कीमतें हैं उनको मैं ठीक तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा तो हैं, लेकिन चलें भाव ताव करके आपको आपकी पसंद का बकरा अच्छी कीमत पर मिल ही रहा है। सो ये सिलसिला तो अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे भी, मंडियों की सूरत हाल भी। मंडियों के अलावा बहुत सारे लोग मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो रुख कर रहे हैं, जो जगह जगह मार्केटों में आप देख रहे हैं कि जानवर लेके लोग बैठे हैं। ज़्यादा ख़रीदारी इस दफ़ा वहाँ से हो रही है। आई डोंट नो ये बारिश के बाद हुआ है या वैसे ही लोग मंडियों में कह रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है। खैर मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग व्यापारी जानवर लेके खड़े हैं, वहाँ से लोग ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चल के हम आपको ये भी दिखाएंगे, अपने मेहमान से भी मुलाकात कराएंगे। बाकायदा आगाज़ हम करने जा रहे हैं, हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। हस्पताल में मेडिसिन मैनेजमेंट सिस्टम राइज, अद्वियात की किल्लत पर एक हस्पताल फौरी तौर पर दूसरे हस्पताल से दवाइयाँ ले सकेगा। रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर रश, ओवर चार्जिंग की शिकायत, परदेशियों की बसों ट्रेनों से हवाई इलाकों में वापसी। कलमा अंडरपास पर बारिशी पानी की निकासी न होने की तहकीकात के अहकामात जारी। और इसके बाद ही सफाई की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। सो नाज़रीन, ये है सूरत हाल ख़बरों की। और इसके अलावा जी बहुत मुश्किल है उन लोगों को जिन्होंने अपने घरों को जाना है। अभी तो शहर जिस तरह से खाली हुआ है, मैं एक्चुअली आज की ड्राइव को बहुत इंजॉय करके आई हूँ क्योंकि बिल्कुल आपकी रोड्स खाली थी। सो थोड़ा सा वीराना भी लग रहा था, लाहौर लाहौर नहीं लग रहा था। सो इस पर हम बात कर लेते हैं, दीगर खबरों की तरफ भी आते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। आमिर रज़ा खान साहब और दुरे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मेरी तरह आज आप भी बड़े आराम से ड्राइव करके और इन्जॉय करके आए होंगे। आमिर भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हाँ नहीं, ड्राइविंग तो अच्छी है और ये भी है कि वो आपकी बात, और मैंने थोड़ा सा ओवर स्पीड आज होने की लाहौर जो है नहीं, ओवर स्पीड तो नहीं होना चाहिए। ईद के दिनों में तो खासकर एहतियात करनी चाहिए और ट्रैफिक पुलिस बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव है और वो जुर्माने कर रही है। अगर आप वन वे की खिलाफवर्जी करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, बेल्ट नहीं बांधेंगे तो आपका जुर्माना होगा और ये ईद के दिनों में भी होता रहेगा। ये आप बात ध्यान में रखिए। पहली बात ये है। दूसरी, मैं बताऊँ दुनिया के जितने बड़े शहर हैं जैसे वो न्यूयॉर्क है, लंदन है, आप दिल्ली है, लाहौर है, ये लोग जो बाहर से आते हैं वो इन शहरों को मज़ीद खूबसूरत और बसाते हैं बिलाशुबा। और आज जब वो नहीं हैं, चले गए हैं, कुछ आज चले गए, कुछ कल चले जाएंगे, कुछ जाते चले जाएंगे 3-4 दिन के लिए। ट्रैफिक तो ना होने के बराबर, ट्रैफिक आपको बहुत स्मूथ मिलेगा लेकिन खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। हमारे जो रंग है उनमें कमी आ जाती है। बिल्कुल ये भी होता है कि यार ठीक है, नलकों में पानी ठीक आ रहा है, बिजली आपको पूरी मिल रही है, लेकिन उन्हीं के दम से रोना। लेकिन जो ट्रैफिक के यहाँ हालात हो गए ना दुरे नायाब, आज का दिन मुझे एक्चुअली ब्लेसिंग लग रहा था। जो आप 40 मिनट में ड्राइव करके पहुँचते हैं, मेरे ख्याल से हार्डली मैं 20-21 मिनट में आज पहुँच। अच्छा, मेरे तो ज़हन में परसों का वाक़या आ रहा था कि जब गाड़ी मेरी पानी में तैर रही थी और मैं आ रहा था गार्डन टाउन में, गार्डन टाउन जैसे पोश इलाके में, मेरी भी तैर गई। बरकत मार्केट से जैसे कलमा चौक अंडरपास की तरफ गया तो बरकत मार्केट के ओपोजिट पानी जो है ना, गाड़ी मेरी यूं हो रही थी और वो भी एक अजीब ही नज़ारा था। बहरहाल हिम्मत है हमारी गाड़ियों की भी कि वो बर्दाश्त कर गई। तो डेफिनेटली आपने ईद की बात की, ईद पे तो लाहौर शहर खाली होता है और हमारी एक बड़ी पेट खबर होती है ईद वाले दिन के परदेसी अपने घरों को चले गए, लाहौर खाली हो गया, लोग कब्रिस्तानों में प्यारों की कब्रों पे चले गए।
2-3 खबरें बड़ी हमारी पेट होती हैं, लेकिन सही बात है कि रौनक तो फिर बासियों के साथ होती है। बिल्कुल ऐसे वो फिर शहर ही क्या जहाँ पे बसेरे करने वाले ना हो, मकीन ना हो, तो फिर वो भी ये हमें फील हो रहा है। मुझे तो आज ये फील हुआ है, दफ्तर जल्दी पहुँच गया हूँ, हाँ। लेकिन फीलिंग आती है कि आज शहर फिजा भी थोड़ी साफ थी, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उतनी आलूदगी की भी सबब बनती है। खैर आ जाएं अब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शहर खाली होने की, कि मांगने वाले ज्यादा हो गए। ये भी आपने सही अगर आपने वो नोट किया हो तो वो बाहर से आए हैं यहाँ पे बिल्कुल। इस तरह दूसरे बड़े शहरों में जाते होंगे, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, वहाँ पे भी जाते हैं लोग। लाहौर में मुझे एक इशारे पे नए चेहरे नजर आए, झाड़ियाँ लग रही हैं, झाड़ियाँ लगाने आ गई हैं वो। खैर जहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं जी शहर खाली होने की, वहाँ पर खबर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि परदेसियों की बसों और ट्रेनों से आबाई इलाकों में वापसी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर रश, ओवर चार्जिंग की शिकायत, खुसूसी ट्रेनें जो चलाई जाती हैं उनमें थोड़ा सा रिलीफ दुरे नायाब दिया जाता है। अच्छा, इस पर बाकी बस अड्डों पर नहीं ऐसा होता। इस पर एक और शिकायत भी आई है, पता नहीं हमारे यहाँ रिपोर्ट हो सकी कि नहीं हो सकी, कि अगर आपने फ़र्ज़ करें टिकट ली है कराची तक की, या आपने टिकट ली है इस्लामाबाद तक की, पिंडी तक की, आपने जाना है, तो आपको जो आखिरी स्टॉप है उसकी टिकट लेने पे मजबूर किया गया पैसेंजर को। कुछ शिकायत आई, ये नहीं है कि आप कम किराए वाले मिड स्टेशन पे उतरना है, आपने लाला मूसा स्टेशन उतरना है, कहीं भी उतरना है, तो जिसने उतरना है फिर वो पिंडी की टिकट लेगा। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायत रेलवे में पहली दफ़ा हुआ, ऐसा होता नहीं था कि रेलवे ने भी अपनी टिकट्स पूरी करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती आखिरी स्टॉप की टिकटें बेची हैं। अच्छा। और ये पहले नहीं होता था। तो डेफिनेटली कि रेलवे ने कमाई तो करेगी। अभी आपको ईद के बाद खबर आएगी कि रेलवे ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, पिछले साल ये 50% था, इस बार 100% रेवेन्यू हो गया, लेकिन उसके पीछे ये महरक़ात थे। दूसरी बात यह है कि चलें ब्लैक नहीं की उन्होंने टिकटें, लेकिन उन्होंने इस तरह अपना खसारा पूरा कर लिया। अब जो आपकी बसों वाला सिस्टम है वो ना सिर्फ ब्लैक करते हैं टिकट, बल्कि आपको मजबूर करते हैं छोटी कुर्सियों पे बिठाने पे, मूड़ों पे बिठाने पे, एक्स्ट्रा सीट्स लगाने पे। मैं कल अब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा सिस्टम राइज किया है। कुछ लोग तो खड़े होकर जाना, बसों के ऊपर बैठना कबूल कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अब ये सिस्टम राइज किया है, वो जहाँ पे ऐसी कंप्लेंट देखते हैं, चालान करते हैं, वो साथ वीडियो बनाते हैं। अच्छा। और बताते हैं जी कि मैं इस बस में खड़ा हूँ और इस बस के अंदर ये शिकायत थी और ये शिकायत। मैंने कई व्लॉग देखे, ट्रैफिक पुलिस, मैंने कई व्लॉग देखे हैं। कल मैंने लारिया से एक बंदे का व्लॉग देखा जिसको मैं वार्डन को जानता था। वो कह रहे थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये देखें जी यहाँ पे 40 लोगों की बैठने की जगह है और यहाँ पे इन्होंने 45 बिठाए हुए हैं। तो अब बताएं जी मैं चालान क्यों ना करूँ, लिहाजा मैं इनका चालान करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपके कम वसाइल के साथ। यही अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जिस तरह हमारी पाक फौज है, उनके पास तो बाकायदा नाकों पे बॉडी कैम है, अगर यही वार्डन के पास बॉडी कैम हो, मोटरवे पुलिस के पास हो, तो फिर आपकी शिकायत, आपकी करप्शन के इम्कानात बहुत महदूद रह जाते हैं। बहुत अच्छी। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा, यकीन करें कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे जिसने भी आइडिया दिया, ट्रैफिक पुलिस ने कमाल किया कि ये कंप्लेंट पे ब्लॉक करें। क्योंकि हम अक्सर आमिर भाई देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को भी जो है वो टारगेट किया जाता है कि ये जानबूझ के चालान करते हैं, तो फिर ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है जो दे रहे हैं। जिस तरह की गर्मी लाहौर में पड़ी, इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले यकीन करें हमें मजलूम लग रहे थे। रोड के ऊपर से 52 टेम्परेचर के ऊपर वो काम कर रहे थे, नीचे उन्होंने शूज़ पहने होते हैं लेदर के। एक बात से मुझे इख्तलाफ भी है आपकी कि आपने कहा रेलवे वाले कंसेशन देते हैं। रेलवे वाले कोई कंसेशन नहीं देते। टीवी पे खबरें देख के कह रहे हैं, टीवी पे इश्तिहार भी चला रहे हैं, वो खबरें भी दे रहे हैं। वो है ईद के दिनों में, ईद और टरू के दिनों में, 2 दिनों में अगर आप ईद पे सफर करें, क्योंकि इनकी ट्रेनें खाली आ रही होती हैं, हाँ। उसमें आपको कंसेशन देंगे। अदरवाइज लोगों को कोई सहूलत नहीं दे रहे। अदरवाइज तो ये जिस तरह से बता रहे हैं कि 40 की जगह 45 बस में बिठाए थे, आप ट्रेन में चले जाएं, ट्रेन में लोग लटक के जा रहे होंगे, लोगों को ठूंसा जाएगा। जिसने टिकट के पैसे दिए हैं उसका मतलब उसने सीट ली है, वहाँ पे उसको सीट नहीं मिलेगी। सही। और जो पहले विराजमान हो गया, टीटी साहब के हाथे जो चढ़ गया, जो गार्ड के हाथे चढ़ गया, उसने अपने बंदे को बिठा लिया। बाकी लोग बेचारे खड़े होके फर्श पे बैठ के और सीढ़ियों में खड़े होकर। और इसी तरह ईद के दिनों में एक्सीडेंट्स भी आपको ट्रेन के अंदर नजर आएंगे। रेलवे का निज़ाम जो है वो उस तरह से पायदार नहीं है जिस तरह से हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में है, जिस तरह का बाकी यूरोप में। मैं यूरोप की इसलिए बात नहीं करता हूँ कि चले वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, लेकिन आमिर भाई साल का बिगेस्ट कोलैप्स हुआ है इंडिया में भी हाल ही में, आप वो भी मद्देनजर। नहीं, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल बिगेस्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका सिस्टम है, मैंने पूरे इंडिया में रेलवे पे सफ़र किया, यानी 24 घंटे में ट्रेन, 36 घंटे भी एक ट्रेन में नहीं दी। लेकिन मजाल है कि कोई बंदा खड़ा हो जाए वहाँ पे, ये खड़े होकर सफर नहीं करते। सिस्टम है, आपकी जो सीट है, जो सीट है बुक है और डब्बे के बाहर वो एक चिट लगती है, उसमें आपका सीट नंबर लिखा होता है। सही। उसमें आपने जाकर बैठना ही बैठना है, कोई दूसरा बंदा बैठ। जहाज में ये सिस्टम मुश्किल से हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, ओवरलोडिंग की तो दुरे ना है, आपने बात बता दी, हल भी बता दिया, बड़ा अच्छा
ओवर चार्जिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी अच्छा, है? ये ओवर चार्जिंग तो खैर देखें, ईद के दिनों में जो लोग काम करते हैं उनका मुआवजा ज़्यादा होता है। मैं अपने इसमें से सिस्टम में से निकले, जर्नलिज्म वाले यहाँ पे नहीं होता, लेकिन जो बाकी लोग काम करते हैं, जो ड्राइवर्स काम करते हैं, जो क्लीनर्स काम करते हैं, दुखती रगे छेड़े आमिर भाई, अब देख ले जज्बात से खेल रहे प्रोग्राम में। मैं फिर बता रहा हूँ इनको के टॉपिक में रहेंगे बात। मैं तो चलिए 28 साल से जर्नलिज्म में हूँ, तो मुझे हर साल हमें पता हर चलता है चीज का पता होता है। उनको ओवर बिलिंग की जाती है, यानी उनको ओवर क्या इसको कहेंगे, सैलरी जी दी जाती है, एक्स्ट्रा अकोमोडेट किया जाता है एक्स्ट्रा। और एक एक ड्राइवर बेचारा ईद वाले दिन भी 3-3 यानी आप 4-4 कह रहे हैं चक्कर लगा रहा होता है मुख्तलिफ शहरों के, तो वो उसके भी पैसे उसके बन रहे होते हैं उसके साथ। तो जब उसका खर्चा ज़्यादा होएगा, आप ईद वाले दिन दुरे भाई इस बात के आप भी खैर गवाह हैं गाड़ी चलाती हैं, आप पेट्रोल पंप पे चले जाएं, आपको 100-200 रुपया ज़्यादा देना ही पड़ेगा। ईद के नाम पे लेते हैं कि नहीं लेते? बिल्कुल, मतलब कोई रिश्वत नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ चलो यार इनका भी हक है, ईद है। ईद वाले दिन काम कर रहे हैं तो इनका हक है। जो चौराहों पे फकीरों को देते हैं ना पैसे, उससे बेहतर है जो मेहनत कर रहे हैं ना उसको अपनी खुशी से कहो यार आज ईद है, आप भी ईद में ये बोतल पी लेना मेरी तरफ से, चाय का कप। वैसे भी कोई एहलकार आ जाए, कंप्लेंट पे आ जाए, स्पेशल स्टाफ ड्यूटी, कोई आपका वासा का एहलकार, पानी आपका निकास करने आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको आप जरा गिफ्ट कर देते हैं। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट। आप जहाँ से कपड़े अपने आयरन करवाते हैं, जहाँ अगर आपने मैंने घर में पेंट कराया तो उसको इजाफी पैसे इसलिए दिए कि ईद है, ईद का मौका, बिल्कुल ईद है, अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। तो ये इसमें कोई मजाका नहीं है, इसको लोग बर्दाश्त भी करें। बसें कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, फिर उन लोगों को ओवर अगर चार्जिंग की जाती है तो उसको आम हालात की ओवर चार्जिंग से कंपेयर, ईद है देख लें, जो बकरा आपको ईद से पहले आमिर भाई लगता है ट्रांसपोर्टर से मिलके आए सुबह, वही मैं कह रही हूँ, अब मुझे पूरी सुबह इन्होंने की ट्रांसपोर्टर से पूरा बंदा महीना यहाँ लगा के अपने बच्चों के लिए कुछ ईदी वगैरह इकट्ठी करके लेके जा रहा है, कपड़े जूते, फिर उसके पास सिर्फ उतना ही बजट रहेगा कि वो वहाँ जाकर भाई ने भी खाना कुर्बानी करनी है, देखा ना, करनी है इन्होंने। इनसे पूछे आम हालात में 2200 रुपये का किलो गोश्त मिलता है, ऐसी ईद का गोश्त इनको कितने रुपए किलो मिल जाएगा जो कुर्बानी के लिए जाना लेंगे? देखिए ईद है त्यौहार खुशियाँ बांटने का। इस वक्त लोगों की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप आज टमाटर जो है 240 रुपये मंडी में बिक रहा है। एक हफ्ते पहले 60-70 रुपए था, 40 रुपए भी मैंने देखा। आपके वाले वो खाड़क वाले साइड पे तो 40 रुपए भी मिल रहा था। मैं तो आज 240 रुपए मंडी में है। और मैंने अभी अपनी सब्जी वाले को फोन किया, उन्होंने कहा 3 दिन मंडी बंद है, आज शाम तक 300 हो जाना। मैं कहा क्यों? कहता तुझे बकरे तो गाँव बनी हुई ने, उन पकाना नहीं, टमाटर ना ही पकना उन्हें। तो ये तो रिवायत है, हमेशा ऐसे ही होता ही है। प्याज की कीमत अभी क्योंकि 3 दिन उन्होंने कहना है जी सारी ट्रांसपोर्ट बंद है, मसाला जितना है, अदरक है, लीमू है, धनिया है, ये सारी चीजें जो महंगी। चलें जी, आप इस सर्कमस्टांसेस में फिर सबको जिम्मेदार किसी एक मखसूस तबके को तो नहीं करना चाहिए ना। ट्रांसपोर्टर से क्यों, फिर सब अपना हिस्सा डालते हैं, करियाना वाले, आपके बाकी लोग। और वैसे मेरा ना इख्तलाफ है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, ये तो वैसे बंद हो जानी चाहिए क्योंकि ये आम हालात में भी कोई काम नहीं करते। बड़ी अच्छी बात की आप। ऑनेस्टली इनका आपने कभी सुना है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए ने कुछ किया? एक नाम होता था आरटीए का, मुझसे तो पहले आमिर भाई भी जानते हैं कि आरटीए खौफ की अलामत सही ट्रांसपोर्टर्स के लिए। लेकिन देखिए इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है, आम आदमी ने पिसना है। लेकिन फिर अगेन वही कहते हैं जी खुशियों का त्यौहार है, हम इसको खुशियों के साथ ही मना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालात यहाँ के यहाँ ही रहने हैं, ईद आ जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, ये चीज़ें जो है ना ध्यान नहीं छोड़ने वाली हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, इंक्वायरी कमेटी 24 घंटों में खामियां और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कलमा चौक अंडरपास पर बारिशी पानी की निकासी ना होने की तहकीकात के अहकाम जारी किए गए हैं। असल में मामला क्या हुआ, दुरे नायाब से जानते हैं क्या हुआ। दुरे नायाब, अच्छा, लाहौर की इंतजामिया ने, मैं एक को जिम्मेदार नहीं देता, उसमें CBD भी है, वासा भी है, और उसके अलावा हमारे ज़िले इंतजामिया सब ने सरप्राइज दिया इस वक्त। हाँ। मतलब कि ऐसा मैंने सब रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने ऐसा 14 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने नहीं देखा ऐसा लाहौर में कि भाई किसी ने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, किसी ने ये समझा ही नहीं। मैं इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। कमिश्नर साहब रात से निकले हुए थे, MD रात से निकले हुए थे, लेकिन आपने इस बार देखा है कि उस तरह से ना मशीनरी प्लेस हुई नजर आई आपको, हाँ, ऐसे ही ना ही वासा का हमला कहीं नजर आया। मैंने तो आपसे स्पेशली उस दिन पूछा था कि मुझे तो कहीं गाड़ी अब देखिए ना, आपका मैकेनिकल प्रेजेंस नहीं है, आपकी मैनुअल प्रेजेंस नहीं है, पानी चढ़ता रहा रात भर, उसका फ्लो पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम पे, ड्रेनेज सिस्टम पे बढ़ता रहा। और बारिश भी नो डाउट के रिकॉर्ड तौर बारिश थी। बारिश ऐसी थी कि 6 घंटे 47 मिनट में 262 मिलीमीटर बारिश हुई, और ये लाहौर का कम तरीन मुद्दती रिकॉर्ड है
इससे पहले पिछले साल 200 तकरीबन हुई थी 38 मिलीमीटर और वो हुई थी कोई 13-14 घंटे 10 घंटे में। उससे पहले 2018 में 288 मिलीमीटर हुई थी 14 घंटे में। आपके 6 घंटे 47 मिनट पर लाहौर डूबना ही था, लेकिन आपने कोई तैयारी तो करनी थी ना, आपकी प्रेजेंस तो होनी थी। कलमा चौक पे स्पेसिफिकली ये हुआ कि इन लोगों ने जो पंप्स लगाने थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो पंप नहीं लगाए, वो पंप खरीदे ही नहीं गए। प्रोक्योरमेंट में क्या इशू हुआ, क्या तखीर हुई, बहरहाल इन्होंने टाइमलाइन के मुताबिक थोड़े बहुत इधर उधर से जुगाड़ लगाया हुआ था, कोई सेकंड हैंड पंप, कोई दूसरे पंप अरेंज करके रखे हुए थे। रात को लाइट ने 3-4 झटके मारे, पहले तो पंप के पैनल ही उड़ गए, ठीक है जी, पंप बिल्कुल फारग हो गया। अल्टरनेट ना इनके पास पंप था, ना इनके पास मौके पे जनरेटर्स थे, ना कोई मदद के लिए इनको समझ आ रहा था कि हमने क्या करना है। पूरा रात बारिश के बाद पानी जमा होता रहा, जमा इतना हो गया कि आपके आसपास की ओवरफ्लो होगी ड्रेनें। अच्छा जी, अब सुबह से ही लगे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, एक पंप लगाया है, जितना पानी निकालते थे उतना पानी रिवर्स वापस आ जाता था, क्योंकि आगे तो सिस्टम में जगह नहीं रही थी। फिर वासा ने सबने मिल के मदद की है, 8 पंप लगा के, जो एक पंप निकालने का काम था, इतनी गफलत और तखीर के बाद 8 पंप लगा के, पूरा दिन लगा के, रात को कहीं लेट नाइट में ये अंडरपास क्लियर हुआ है और फिर ये मामला खराब हुआ है। अब इसकी देखें ना, तो अब आगे के लिए मॉनसून बारिशें तहकीकात होना क्यों जरूरी नहीं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हाल ही में 4 अरब 90 करोड़ लगा के ये प्रोजेक्ट बना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाया हुआ, आपका जितना भी पानी अंदर मौजूद रहा, सीपीज, पता नहीं क्या क्या, अब सिस्टम बाद में पता लगेगा ना, अभी तो खैर बारिश से पानी खड़ा हुआ है। आपके आने वाली बारिशों में आपके पास क्या प्लान है? आपको पता है कि एक बड़ा ग्रुप है, पता नहीं मुझे नाम शायद नहीं लेना चाहिए लेकिन लोग समझ जाएंगे, उसने यहाँ पे ना सिर्फ पंप लगाने थे बल्कि साथ जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पार्क था उसके अंदर उन्होंने वाटर स्टोरेज बनाना था। ना वाटर स्टोरेज अभी तक बना था, ना ऑपरेशनल हुआ था, और ना वहाँ पे पंप जो है वो एट कॉस्ट जो ओरिजिनल लगाए जाने थे, अच्छी इस्तेदाद करने वाले, वो लगाए गए थे। और ये पहले भी होता है। बता दें, इतने बड़े मंसूबों में रिस्क फैक्टर पहले क्यों नहीं देखे जाते? ये एफिशिएंसी बस कि जी हमने बस तेज़ करना है, सारा काम जल्दी करके हमने हुकाम को खुश करना है। अब जितनी खुशी है वो पानी में बह गई है। अब आप बताएं जी कि वज़ीर आला वहाँ बैठे परेशान है जी, बारिश का जितनी सूरत हाल, लोगों ने मुश्किल उठाई, सारा दिन मेरा ख्याल है पता नहीं उन्होंने इबादत क्या की होगी, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए, लेकिन वो सारा दिन परेशान रहे हैं। सारा दिन वो एक एक बंदे के साथ राब्ते में, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, हमारे ऑफिस में, लेफ्ट राइट, तो आपको पता ही है हर जगह पे उन्होंने प्रेजेंस शो की है। प्राइम मिनिस्टर ने अलहदा आके नोटिस ले लिया, अफसरों की अलहदा उन्होंने, जो उनका एक रिवायती स्टाइल है। अब इंक्वायरी कमेटी होल्ड हुई है, अब देखें उसमें एमडी वासा को उन्होंने कन्वीनर बनाया है और उसके साथ 2 मेंबर्स भी हैं, एक मेंबर टेक्निकल है। अब वो इस चीज़ की वजूहत निकालेंगे ना, लेकिन मैंने आपको वजूहत पहले बता दी हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि पंप वक्त पे ना देने से क्या उम्मीद करें, जो बाकी मंसूबे चल रहे हैं इनके साथ भी यही कुछ होने वाला है? तो सारे तैर रहे थे। आप समनाबाद अंडरपास डूबा हुआ था, आपका अकबर चौक पे काम बिल्कुल रुक गया था, वहाँ पे प्लैंक डूब गए और पानी आपको तैरते हुए नजर आ रहे थे। आपका मुबीन शहीद अंडरपास जो बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरपास है, आप गुलबर्ग से निकल के कैवलरी जाते हैं, हुसैन चौक से अगले वाले चौक में आता है, वो हमेशा डूबता है। वहाँ पे लोगों ने स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। ऐसे ही। और मैं तो इस बार ये हैरान हूँ कि अगर आप बरकत मार्केट से आमिर भाई आए ना, कलमा चौक की तरफ जो रोड है दरमियान में, वहाँ पे लोग जो है ना नहा रहे हैं, ऐसे ही बच्चे जो है वो लोग तैर रहे हैं। को लेके आमिर भाई हमेशा ये इशू रहा है, सो इस पर कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जाती? मैं लोरियों को अपनानी चाहिए। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म है, शायद पता था आप थोड़ा फॉर योर आइज ओनली है या स्काईफॉल है, उसमें वो उसके पास एक गाड़ी थी जो वक्त ज़रूरत पहले लॉन्च बन गई, वो पानी पे तेजी से चली, स्काईफॉल, और जब स्काईफॉल फिर उसके बाद वो पनडुब्बी बन गई, जिसको हम आम जुबान में वो कहते हैं कि आबदोज। अच्छा, वो उसके अंदर चली गई और उसके वो शीशे बंद हो गए। इस तरह की कोई गाड़ी खरीद के रखें, क्योंकि इस शहर में जिस तरह की प्लानिंग, कोई आम बाइक नहीं खरीद सकता, जिस तरह की प्लानिंग हो चुकी है, तो आप हिकमत अमली की बात करें तो हिकमत अमली इस तरह की होनी चाहिए कि आपको अब जेम्स बॉन्ड बन के रहना है। और स्विमिंग भी बताया ना, मैंडेटरी होनी चाहिए उसमें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, सस्ता तरीन हल है, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको आती है, आपको आपकी गाड़ी को नहीं आती। आपकी गाड़ी तैरी, मेरी मॉडल टाउन में तैर गई। मॉडल टाउन सबसे आपकी रिच आबादी है लाहौर की, और खुला आज भी खुला है, अच्छे, और वहाँ पे बाकायदा गाड़ी तैर गई। आज अभी भी मैं धूप में खड़ी करके आया हूँ, शीशे खड़े किए क्योंकि उसके कारपेट में पानी चला गया। अब जब डूब गए आप, तो आप क्या करेंगे इसमें? इसका मतलब ये है कि दुरे वाली बात ठीक है। मुझे दुरे भाई बता दें, क्या प्री मानसून कोई मीटिंग होल्ड हुई लाहौर ज़िले इंतज़ामिया ने
कोई मीटिंग की कि भाई इतना पानी आ सकता बस है, वो ना चंद नालों के पास वो लगा के वो अपनी भी नहीं गाड़ियां किया, नालों की सफाई भी नहीं की। मैं आपको मजे की बात कहूँ, शायद गुलबाग वाले नालों की सफाई हाँ हुई शायद मुझे कहीं सीधा सीधा मुकाम पे हुई। सीधा सीधा मुकाम पे। इक्का दुक्का जगह आप पर वो मुझे बता बताएं, देते हैं, मैंने क्योंकि अच्छा, खबरें चलती देखी हैं ना कि ट्रेनों की लियाकत सफाई चौक से आते हैं, छोटा सा नाला है, बिल्कुल वो- है। वही है, उसमें गंद आप देखें किस तरह से भरा हुआ है। बिल्कुल ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मैंने दुरे भाई से एक ठीक दफा है। बात की थी, उसके अंदर सिल्ट इतना जम चुका है कि उसके ऊपर लोगों ने ना नशे के लिए बकायदा अपनी सिटिंग्स बनाई हुई हैं। अच्छा हाँ नशा होता है वैसे, वो अब तो सारा ऑनलाइन ट्रेन नशे वालों के लिए जदीद एयरपोर्ट है वो वहाँ से। हाँ जदीद फ्लाइटें जो है ना फ्लाइटें वो जाती हैं। अल्लाह के हिफ्ज़ क्योंकि मान आपने में शौकत होती खान हैं। से उठा दिया, शौकत खान हॉस्पिटल के सामने से उठा दिया आपने नशे वालों को, यहाँ से उठा दिया नहर से, तो वो उनके लिए अब जदीद जो है मुल्तान रोड बन गई है। और वहाँ पे आप सुबह के वक्त गुजरें या शाम के वक्त गुजरें तो आपको टोलियों की टोलियाँ नजर आती हैं। सही। और वो नाला है, ड्रेन नाला है बिल्कुल ऑरेंज चेन के नीचे, ताकि उसका पानी जो बारिश का पानी है उसके अंदर मिट्टी और लोगों ने अपना वो काट कबार और पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ है। मैं एक से नहीं, मैं राफे आई यहाँ पे, मैंने उनसे बात की, कमिश्नर आया उनसे बात की, उन सब से बात की, इवन PHA वाले आए मैंने उनसे भी बात की। मैंने कहा सर वो इतना खूबसूरत वो नाला बना हुआ है तो वो बारिशी पानी कहाँ जाएगा? वही बात हुई, बारिशी पानी कहीं नहीं गया, और वो आपको एक बाल्टन की सड़कों पे ये तो घूमता हुआ रिवायत नजर आया। है जी कि हमेशा जब भी पानी सर से गुजर जाता है, जब भी मॉनसून आया, जब भी इस तरह के मसाइल आए, तो हम बाद में यही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और हर साल ये चीजें रिपीट अभी आया नहीं है दुरे इनको, ये हाँ, भी अभी आना आना है। है। मॉनसून अभी अभी मानसून आना आना है। है अभी बिल्कुल। पहली बारिश थी, ये अभी वाकई पहली बारिश थी, तो फिर आगे जो होने वाला है आप वो भी देख लें कि अच्छा ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि 4 दिन बारिशें होनी थी, अल्लाह ताला ने पहले दिन ही आपके हालात देख लेंगे, नहीं इनसे नहीं संभल नहीं हाँ, बस 30 तक बारिशें थी, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन जोगे चले नहीं। कब तक ये रहेगी सूरत हाल? कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो अब देखें जी क्या हालात होते हैं, लेकिन आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर यह है, अस्पताल में मेडिसिन मैनेजमेंट सिस्टम राइज, अद्वियात की किल्लत पर एक अस्पताल फौरी तौर पर दूसरे अस्पताल से दवाइयां ले सकेगा। ये मेडिसिन मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या, बताइएगा जरा लाहौरियों को आमिर भाई। ये है कि अगर किसी हॉस्पिटल में अद्वियात जायद हैं, अगर हैं मैं वही तो वो देगा दूसरे हॉस्पिटल को मांगने पर। याद है कि पिछले दिनों हज पे जाने से पहले निगरान वज़ीर आला जो हॉस्पिटल के विजिट कर रहे थे, लोग पर्चियां लेके रो रहे थे, ऐसे ही पैसे उनके पास नहीं थे, अद्वियात हॉस्पिटल में नहीं थी, और बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर जो माफिया बैठा है वो लूट रहा है। महंगी दवाई तो दे, वो दे, जाली दवाइयाँ दे। हाँ बिल्कुल सही कहा। कितने लोग आपकी ड्रग अथॉरिटी कितने छापे मारती है जी इस पे कि आप और ड्रग अथॉरिटी अगर साथ में मियाद मिली हो। अद्वियात देते हैं। आप कितने जनूबी पंजाब में अना और दुरे भाई हमने वो कुआं दरियाफ्त किया जहाँ पे वो एक THQ हॉस्पिटल की वो अद्वियात जिनकी एक्सपायरी डेट 2026 है उसमें दफन की जाती थी। अच्छा अमला क्या करता था, बाहर के दुकानदारों से मिला हुआ था वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट की अद्वियात आती है उस पर स्टैम्प्ड होती है कि ये नॉट फॉर सेल और वो बेच नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी की सारी उसमें डंप कर दी, लोगों को पर्ची थमा दी, जाके बाहर से दवाई लेके। इतना अंदाजा बेरहम करें इतना बेरहम हमारे लोगों की हालत बीमारी है। की सूरत में आप किसी के साथ ये तो करें। ये सुनने को बड़ा अच्छा है, अगर ये अद्वियात सब जगह पे मौजूद हों, लेट से मतलब अगर कोई दवा नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगी। मैं कल एक अस्पताल में है, 6 में नहीं है, तो किस तरह ये सिस्टम? कल मैं मनावा बकर मंडी में गया, वहाँ हेल्थ वालों ने एक कैंप लगाया हुआ था जहाँ पे आमिर मीर दौरा करके आए थे, जो आपके वज़ीर इत्तलात भी हैं और बल्दियात भी हैं, और उन्होंने वहाँ पे कहा जी सिर्फ डिस्पेंसर बैठा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, और TV पे भी उन्होंने बोल दिया सारा। मैं उसी डिस्पेंसर के पास चला गया, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? कहते डॉक्टर दिखता ही नहीं आया, तो डॉक्टर आना कितों है? तो वज़ीर साहब तो सिर्फ बोल के चले गए, मैं ही बैठा हूँ। मैंने कहा यार सर दर्द की गोली दे दो, कहता जी नहीं। अच्छा। सर दर्द की गोली नहीं, सबसे मामूली दवाई है। सबसे मामूली सबसे मामूली दवाई। तो फिर वो डिस्पेंसर वहाँ क्या कर रहा था? डिस्पेंसर कर रहा था, एक वो गंदा सा उसने रुई का गोला सा रखा हुआ था जिसमें मिट्टी और डस्ट की इंतहा थी। मैंने कहा अच्छा तुम यहाँ क्या करते हो फिर? कहता जी मैं बस यही है कि जो लोग हमने कैंप लगाया हुआ है, बस एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें 4 शीशे जिनके आज तक मैंने नाम नहीं सुने थे वो रखी हुई हैं, और बस ये है उसके पास। हाँ अगर कोई काम दुरे भाई कर रहा था वहाँ पे तो वो 1122 वाले हैं, मैंने उनके पास गया, उनसे सारी मेडिसिन बारिश में भी मैंने उन्हीं को काम करते उनको 1122 वालों के पास सारी मेडिसिन। ये महकमा सेहत का जो स्टॉल था, ये मेरा ख्याल है बदतरीन स्टॉल मैंने जो अब तक जितनी मंडियों का विजिट किया है, मनावा वाला था, कोई पूछने वाला नहीं है जो महकमा सेहत को। आपने हालांकि डॉक्टर्स 2 बैठाए हुए हैं, महकमा सेहत के ऊपर तो 2 डॉक्टर्स बैठे हैं ना जी,
वो भी नहीं पूछ रहे हैं कि कहीं इतने लोग आए हैं, इतने जानवरों के साथ आए हैं, बीमारियां लोगों में फैलती हैं, तो उस वक्त उनके पास कोई मेडिसिन है नहीं है, ना ब्लड प्रेशर की हाई होने की ना लो होने की, दोनों की मेडिसिन नहीं थी उसके पास। गर्मी इतनी है, कोई सर फेंट दर्द की हो जाए, मेडिसिन कोई उसके मसला पास हो नहीं जाए, थी, खांसी का सिरप उसके पास नहीं था। दुरे भाई मुझे बताएं उसके पास तो क्या फिर है? होना क्या है? बिल्कुल नहीं, आप देखें ना फकीर कि ही उसके बाद। आप देखें फिर आपको इस हेल्थ के सिस्टम पे यकीन जो है वो नहीं रहा, जो तो फिर क्यों ना रहे। मुझे सिर्फ ये बता दे दुरे नायाब, एक अस्पताल में दवाई नहीं होगी तो आप बाकी से ले सकेंगे। हम ये क्यों नहीं कर पा रहे कि बुनियादी दवाइयाँ जो हैं वो अस्पतालों में प्रोवाइड कर सके? अब कौन सा ऐसा माफिया है? लोग बीमार बहुत हो गए हैं, ठीक है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ट्रिपल और तंदुरुस्त तो किसी घर में कोई है नहीं है। और पिछले दिनों ये हुआ कि छोटे शहरों में अद्वियात नहीं थी, इंजेक्शंस नहीं थे जो हार्ट अटैक के दौरान आपको फौरी तौर पे अस्पताल में लगाया जान बचाने वाला। वो एक अस्पताल में फिर हमने रिक्वेस्ट की, फिर वज़ीर आला ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कुछ शहरों में लाहौर से रवाना कि भाई वहाँ पे 1000 इंजेक्शन होने चाहिए, बंदे को हार्ट अटैक होता है। और वो फिजिकली उन्होंने इस खबर से पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था। ये खबर बहुत बाद में आई। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि साहिवाल शहर में जान बचाने के इंजेक्शन नहीं थे, ज़ीरो हो चुके थे, 3 सरकारी अस्पताल तीनों में ख़त्म हो चुके थे। तो वहाँ से फिर रिक्वेस्ट करके इधर उधर से इकट्ठे करके उन्होंने इतनी मिकदार में पहुँचा दिया कि खुदा ना खासा किसी की जान उस इंजेक्शन की वजह से ना जाए। वैसे अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक निज़ाम है, वो तो है, लेकिन अब ये सिस्टम भी अगर देखें कितनी देर फाल रहेगा। ये बदनीयत लोग हो चुके हैं हेल्थ वाले। अब मैं आपको बताऊँ, ये आप डिस्पेंसर की बात कर रहे हैं, ये शाम को अपने कोएक्स के क्लिनिक चलाते हैं, ये शाम को जाके लोगों को वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे वेटनरी और पता नहीं कौन कौन सी जानवरों की अद्वियात और इंजेक्शन लगाते हैं। वहाँ पे पता नहीं कौन कौन से स्टीरॉयड देते हैं। बंदे तो वक्ती तौर पे पाँव पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ें सिस्टम जो है, मैं तो अभी हम जो बात कर रहे थे शायद ब्रेक में कि वैसे ही दुनिया शायद कोई अपने एंड की तरफ जा रही है, तो सिस्टम भी आपके सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, लोगों में अखलाकियात ख़त्म होती जा रही हैं, कोई हिस्स आपकी रह नहीं गई, इंसानियत नाम की चीज़ यहाँ पे कोई नहीं है। कोई चीज़ अगर आपको उसके पैसों में देना चाहे वो आपको एक नंबर नहीं देता, उसके अंदर मिलावट और इतनी अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ें। अब मिलावट के साथ एक और भी चीज़ पैदा हो गई है, मिलावट तो करते हैं, मिलावट के अंदर ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपकी जान को नुकसान पहुंचा देती है। वही ना कि आप पैसों की चीज़ खरीद कर भी बीमारियां मोल ले रहे हैं, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। बस अल्लाह ताला ही रहम करे। हमने कुछ सफाई इंतजाम पर बात करनी है, क्योंकि आपको पता है ईद पर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, और हालिया बारिशों के बाद भी जो हालात हैं शहर के वो बहुत बुरे हैं। उस पर अगर कुर्बानी पर भी सही तरह से इंतजाम ना हो सके तो क्या होगा? बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी ईद के दिन और बल्कि चौथे पांचवें दिन भी सफाई का। सो अभी एक चैलेंज ये है कि बारिश का पानी निकलने के बाद जिन इलाकों में आप देख रहे हैं गंदगी भी है, कीचड़ भी है, कूड़ा भी है, वो नहीं उठाया गया। हमारे अपने इलाके में अभी यही सूरत हाल है। उसके बाद अगर सिर्फ कल का दिन अगर ये ना हो, आज का दिन है, कल से तो क्योंकि कल ईद है और लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, कि क्या होगा। अच्छा जी, शॉपिंग बैग्स घर घर तकसीम हो गए हैं, और वो भी मुझे लगता है उस तरह से नहीं जैसे हमने माजी में देखा है। दुरे नायाब जी बिल्कुल उस तरह से नहीं हुए, और पहले जिस तरह 6-7 लाख 8 लाख तक और 10 लाख तक भी गए हैं। आज आप देखें, ये कोई इस पोजीशन में नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बता दें कि हम कितने शॉपिंग बैग देख चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी लोगों से फीडबैक भी उस तरह नहीं मिला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक मैसेज करके, जर्नल मैसेज करके सारे लोगों को, एक वो कंपनी हायर करके इन्होंने बल्क में मैसेजेस करके लोगों को ईद के वो तो कर दिया जी कि कोई कंप्लेन हो कर दें, लेकिन ये आप साफ़ करवा के दिखवा लीजिएगा। दूसरी बात है कि जो बारिश के बाद सूरत हाल पैदा हुई, सफाई हो नहीं रही। वज़ीर आला अब आएंगे तो ये सारे परफॉर्म करेंगे। मैं तो ये हैरान हो गया हूँ ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में देख के। और अब ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने ईद से पहले जो प्री ईद उनका ऑपरेशन होता है उसको हालत देखे कि अगर कोई सरपरस्त नहीं होगा, कोई सरबराह नहीं होगा, तो फिर शहर में क्या बाकी इदारे नहीं चलेंगे? सही बात है। क्या फिर हम भी दफ्तरों में ना आए, फिर आज छुट्टी करके घर चले जाएं? तो ये सिस्टम से निकलने की ज़रूरत है, आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा सिर्फ निकल के देख ही ले कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने वज़ीर आला के हज पे जाने से पहले एक आला सतह मीटिंग के दौरान इन्होंने सारों ने ये एश्योरिटी दी थी कि हमने अपनी चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं। LWMC ने अपनी श्योरिटी दी थी, वासा ने अपनी दी थी, बाकी हुकाम ने अपनी दी थी। आप रिजल्ट देख लें कि बारिश हुई है तो क्या हुआ है, सफाई से पहले एक दिन रह गया है तो एक दिन पहले क्या हुआ है। यहाँ तो चौक चौराहों में जो है वो सफ़ेदों की लाइनें होती थी, आपके
कब्रस्तान हैं उनके बाहर सफाइयाँ हो के चूना छिड़का दिया जाता था, फिनाइल फेंक दिया जाता था। आपके तमाम दिन जो हैं वो आज रात जो चांद रात होती है उससे कबल ज़ीरो हो जाते थे। लाहौर शहर ज़ीरो वेस्ट होता था। हम मारे फिरते थे यार कहीं तो कुछ मिल जाए, हमारी खबर बन जाए, लेकिन नहीं होता था। पानी निकलने के बाद दुरिन आया वो जो मिट्टी और कूड़ा और वो सब कुछ हर जगह गलियों में नजर आ रहा है। तो मुझे बता दें ये सफाई मुमकिन तो नहीं नजर आ रही। अब ये उस वक्त अगर सिल्ट उठा लेते उस तरह की चीज़ें तो आसान था। अब वो सूख के लोगों के सांसों के ज़रिए उनके फेफड़ों में जा रही हैं सारी चीज़ें, और ये इतना नुकसानदेह है कि मुझे तो लग रहा है कि सांस की बीमारियां अगले आने वाले 2, 4, 5 सालों में अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक हो, 70-80% लाहौर जो है वो सांस की बीमारी में मुबतला होगा। इनको ये चीज़ प्री-एज़म्प करनी चाहिए ना, सोचना चाहिए कि हमारे एक अमल से आने वाले दौर में क्या मुश्किलात हैं। कहाँ हैं हम, तो जब सब चीज़ें सर पे आ जाती हैं तब उस पर जो है परेशानी लेते हैं, दौड़े लगाते हैं और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आमिर भाई, इन मीटिंग्स का भी कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह दुर्रे ने कहा कि इन्होंने बहुत मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद उन्होंने काम किया। देखिए, एक पहली जिम्मेदारी तो प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, शहरियों की। कि अगर आप कुर्बानी करते हैं तो लाशें, मैंने हमेशा ये बात की कि आपको लाशें ठिकाने लगानी चाहिए। किसी ज़माने में जब हम बचपन में थे अंदरून शहर में जो कुर्बानी होती थी वो इस तरह से कुर्बानियाँ होती भी नहीं थी, मतलब बहुत कम लोग करते थे। इस तरह हर घर में कुर्बानी नहीं थी। अब तो हर घर में है माशाल्लाह। दौलत की रेल पेल हो गई जब से प्रॉपर्टी का काम हुआ ना शुरू। तो बागों में जाके गड्ढा खोद के उसमें लाशें दफनाई जाती थी। कहते थे इसको नाली में फेंकना मना है, खून नहीं जाने दिया जाता। कहते जी ये गुनाह है नाली में जाना है इसका खून का ना, तो ये इसको ऐसी कच्ची जगह पे ज़िबा करें और फिर वहाँ पे गड्ढा खोद के मोहल्ले के नौजवान कर रहे होते थे। हाँ, तो वो दबा दी जाती हैं। चले वो तो अब कल्चर नहीं रहा, तो अब ये लिफाफे आ गए जिसमें आप पैक कर दें, यही कर दें। लेकिन LWMC में हमेशा अपने इर्द गिर्द हम देखते थे कैंप्स लग जाया करते थे। तो बात बिल्कुल ठीक है। जब आपको फिनाइल, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही कि ये लग जाएंगे और फिनाइल मिलेगा और शॉपर मिलेगा, किसी जगह कोई कैंप। मैं तो आज घूम के आया हूँ, मेरे भी रास्ते में नजर नहीं आया ना। मैं रायविन रोड से आ रहा हूँ। मैं जी इकबाल टाउन, सब्जा जार, ये सारा घूम के आया हूँ ना। मुझे किसी जगह पे, यानी मॉडल टाउन में भी किसी जगह पे कोई कैंप नजर नहीं आया। कैंप नजर आएंगे आपको एक आधे दिन में सीरी पाए भूनने वालों के, जिनके खिलाफ दफा 144 नाफिज की जाती है और कुछ वो तो खैर मैं भी इसके वो हूँ कि आप प्लांट पर तो भूनने देना, लोगों को खाने दें। या पाए खाना लो, ये पाए नहीं खाएगा तो क्या। आला अफसरान के दौरों के रूप में तो हमें भी कैंप नजर आएंगे ना। हाँ, ये है जो मैं खबरें चला रहा हूँ, हमारा कमिश्नर पहुँच के, डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे कैंप होंगे। वो पहले से प्लान करके कैंप लगा होगा, वहाँ पे जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने बक्कर मंडियों में किया, बिल्कुल ऐसे ही है। बक्कर मंडी जब कमिश्नर साहब होके आए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, और उन्होंने ये खबर चलवाई अपने PRO के जरिए कि व्यापारी बड़ा खुश है। मैंने कहा सिपरा चला चलिए फिर पाइन मंडी। वहाँ गए तो वहाँ उससे भी बुरा हाल था और व्यापारी उसी तरह रो रहा था। कौन से व्यापारी मिले, पता नहीं कौन से, किसी को लबाश चेंज करके मैनेज करके और करके रिपोर्ट देना तो एक रिवायत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो किन किन इलाकों में किस किस तरह से सफाई प्लान किया जाएगा, कब से टीमें डिप्लॉय होंगी, कब तक ड्यूटी सर अंजाम देंगी, और इसके साथ साथ जी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है वो कैसे रब्ता कर सकता है। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, प्लीज़ आप लोग भी इनके साथ ताउन कीजिए। जहाँ कहीं पर कंटेनर्स रखे गए हैं, आलाइशें वहाँ जाकर फेंकें। आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कोई शिकायत है वो ज़रूर दर्ज कराएं, हेल्पलाइन पर ज़रूर कॉल करें। जो लोग आपके गली मोहल्ले में सफाई कर रहे हैं उनके साथ भी ताउन करें, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो बिलाशुबा आपने उनके साथ भी ताउन करना है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ CEO LWMC बाबा साहिबुद्दीन साहब मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे कबल कि हम ईद सफाई प्लान की तरफ आएँ, जो कि मेरे ख्याल से हमने डिटेल में आपसे पूछना है, जो हालिया बारिश हुई उसके बाद गली मोहल्लों में सड़कों पर सफाई उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। वो जो पानी निकलने के बाद कीचड़ सा सूख गया, गंद अभी गलियों में मौजूद है, कल ईद है, लोगों ने कुर्बानी करनी है, तो वो तो बड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। जी नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हुई। आई थिंक अगर आप देखें तो
हमारी जो मैनुअल स्वीपिंग की मशीनरी है वो भी कल रात, यानी फिर मुझे लगता है हमारे इलाके रह गए हैं। जो मैनुअल स्वीपिंग की मशीनरी है वो कल सारी रात काम करती रही है। और फिर बारिश ख़त्म होने के बाद एक प्रोसेस है, बारिश ख़त्म होने के बाद आप जब वो एरिया ड्राई होता है तो उसके बाद वहाँ पे क्लीननेस ऑपरेशन हो सकता है। वो मडी वाटर्स के अंदर सफाई का काम जो है उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता। तो अब जैसे यहाँ पे अब जैसे धूप आ चुकी है, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो सूख गए हैं, तो अब सुबह से हमारी टीम्स जो हैं वो फील्ड में मुतहरक है। 100% अटेंडेंस आज मौजूद है और दोनों डिप्टी CEOs भी आज सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं। मैं भी सुबह से विजिट्स कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये अगले 1-2-3 घंटे के अंदर जो सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द रेन जो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी वो क्लियर हो जाएगी। सही। ईद का सफाई प्लान क्या है, किस तरह से तश्कील दिया गया है, कितने आपके वर्कर्स ड्यूटी पर होंगे, मशीनरी इश्यूज़ तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन सफाई प्लान कब से इम्प्लीमेंट होगा? सफाई प्लान आज से इम्प्लीमेंट होगा और इसका एक ग्रैंड प्लान होता है। हर साल LWMC बड़ा सक्सेसफुली ईद को पिछले कई सालों से कर रही है। इस साल भी हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह उससे भी बेहतर तरीके से की जाएगी। तो इसमें एक लार्ज ये जो प्लान है, ग्रैंड प्लान, इसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जाती है। इसी तरीके से अवेयरनेस कैंप्स क्रिएट किए जाते हैं। लाहौर में हम 106 टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं और इसके बाद फिर हमारा एक एडिशनल मशीनरी है जो हम हायर करते हैं जिसके थ्रू इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाता है। और फिर बैग्स हैं। तो ये 4 बेसिक पिलर्स हैं इस सफाई के प्लान के कि आपने पहले पिकअप्स के थ्रू और अपनी गाड़ियों के थ्रू प्राइमरी कलेक्शन करनी है, लोगों के डोर टू डोर कलेक्शन करनी है, या फिर लोगों ने अगर अपने घर के बाहर बैग के अंदर ऑफल को रखा है या कंटेनर तक पहुंचाया है उसको आपने 106 पॉइंट्स तक लाना है। उन 106 पॉइंट से फिर हैवी मशीनरी के थ्रू 5 हमारी डंपिंग साइट्स है जहाँ पे इसकी डंपिंग होगी। 50,000 से 60,000 टन ऑफल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जिसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसकी डिस्पोजल जो है वो की जाती है। और इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये होता है कि इनको आलाइशों को, ऑफल्स को बैग के अंदर डाल के डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो उसके लिए भी हम हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और उस अवेयरनेस कैंप में बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं। आम अगर ये सादा बैग आप यूज़ करेंगे तो वो 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। तो दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल। ये जब सॉइल का पार्ट बनता है, सॉइल को टच करता है, राइट एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर लेवल पे जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इस बैग का इस्तेमाल करें ताकि ये एनवायरनमेंट के लिए एक फर्दर जो है वो डिस्ट्रक्शन ना बने। किस तरह से पूरे शहर को कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इज्तमाही कुर्बानियाँ जहाँ होंगी वहाँ पर ऑब्वियसली आपका सफाई प्लान और होगा, गली मोहल्लों की सतह पर और होगा चैलेंजिंग। और आपको क्या लगता है कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है? जी, इसमें लाहौर में 194 कुर्बान गाहें हैं और एक जो ऑपरेशन है वो इन कुर्बान गाहों के गिर्द, इसमें हमारा स्पेशल मशीनरी और HR की डिप्लॉयमेंट होती है ताकि इन कुर्बान गाहों से डायरेक्टली ऑफल्स को क्लियर किया जा सके। सेकंड फिर ये है कि हमारी जितनी भी मवेशी मंडियां हैं, इस वक्त 10 मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। उन 10 मवेशी मंडियों से भी एनिमल और ग्रीन वेस्ट जो है जनरेट होता है जिसको अलग से कैटर किया जाता है। तो कैटेगराइजेशन मंडियों की, फिर हमारी कुर्बान गाहों की, उसके बाद जो हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं और हमारे कंटेनर्स हैं उनके लिहाज से होती है। चैलेंजिंग एरियाज़ जो हैं वो लाहौर के वो एरिया, समनाबाद भी एक चैलेंजिंग एरिया है, अंदरून के अंदर बड़ा एफिशिएंटली करना पड़ता है। फिर वॉल सिटी में दिल्ली गेट वगैरह ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कोई 2-2.5 हज़ार बैग्स तकसीम करते हैं और फिर वहाँ पे डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे हमें थोड़ा चैलेंज आता है। या अगर ऑपरेशनली जहाँ पे हमें जो अपना कलेक्शन पॉइंट है वो आबादी से थोड़ा दूर हो या जो हमारा डंपिंग पॉइंट है वो कलेक्शन पॉइंट से दूर हो तो वो फिर एक अलग चैलेंज बन जाता है बिकॉज देन इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट वन ट्रिप बाय द व्हीकल। तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके ही ये प्लान बनाया गया है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसके अंदर एक बारिश का एलिमेंट है कि अगर बारिश आ जाए तो उससे तो फिर ऑपरेशन जो है वो कम्प्लीटली कुछ देर के लिए अच्छा, रुक जाता उसका है। अल्टरनेट प्लान क्या है वो भी मैं आपसे पूछूंगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। LWMC का सफाई प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईद के दिनों में क्या होगा। बारिशों की प्रोडिक्शन भी है, सो चैलेंज आपके लिए डबल हो जाता है। टीम आपकी जो फील्ड में मौजूद है उन्होंने अपना काम तो करना ही करना है, बारिश की सूरत में उनका काम भी डिस्टर्ब होके रह जाता है। ऑब्वियसली आपका अलाइशें ठिकाने लगाने का काम, वापस आना, गाड़ियों की शदीद किल्लत हो जाती है। सो इस पर ऑल्टरनेट प्लान क्या है अगर ईद के दिनों में बारिश हो जाती है तो सर क्या प्लान है? जी मैडम, इसमें ऐसा है कि हमारा रेन कंटीजेंसी प्लान जो है वो हमने बना लिया है। इन केस ऑफ रेन जो एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम वासा एंड अदर डिपार्टमेंट्स जो है वो एक बड़े लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, जिसमें पहला स्टेप ये है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें वाटर को ड्रेन आउट करना हो वो हमने वासा के साथ मिल के उनको कम्युनिकेट भी कर दिए हैं। तो वो फिर वासा इंश्योर करेगा कि यहाँ पे जो हमारे ऑपरेशन के कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे पानी जो है वो ना इकट्ठा हो। इसी तरीके से जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स का कंटीजेंसी प्लान भी बना लिया गया है। और जो हमारी फिर डंपिंग साइट्स होती हैं उन डंपिंग साइट्स पे बारिश की सूरत में उनका जो रास्ता है उस रास्ते के एक्सेस इश्यूज बन जाते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा CND दे के CND का यूज़ करके एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करके उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है कि ईद ऑपरेशन इवन इन केस ऑफ रेन भी जो है वो चलता रहे। बट ऑफ कोर्स एक नेचुरल चीज़ है, जब बारिश होगी तो ऑपरेशन स्लो डाउन होगा, लेकिन लोगों से इसमें खुसूसी जो है वो रिक्वेस्ट होगी आपके प्रोग्राम के तवसत से भी कि इन केस ऑफ रेन तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हों कि जो हम बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे लाहौर में, उस बैग में आप ऑफल को डाल के अपने घर में रखें। हम आपसे हमारी गाड़ी आके हमारा बंदा आके ख़ुद आपके घर से कलेक्ट करेगी। अगर आप उसे गली में फेंक देंगे, ओपन प्लॉट में फेंक देंगे, पार्क के बाहर फेंक देंगे तो वो फिर बारिश के साथ वो फिर एक अजीब सा मंजर भी पेश करेगी और उसके साथ स्मेल हो जाती है। तो आपने अगर अपना इलाका साफ रखना है तो आपका ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा साथ ज़रूरी है। ये तो मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी। इन केस अगर आपकी टीम कहीं लेट पहुंचती है, कुछ लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर लेते हैं, या फिर कोई बात नहीं सुनता है, कोई शिकायत के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसा डेस्क मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं और हम अपनी स्क्रीन पर वो चला भी दें। वैसे तो जी ईद ऑपरेशन हमारा रात 2 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 5 बजे तक फर्स्ट फेज़ होती है और उसके बाद नमाज के फौरी बाद जो है हमारी ऑपरेशन, हम सारे भी फील्ड में होंगे, सारी मैनेजमेंट भी, तो होपफुली ऐसे इश्यूज़ नहीं आएंगे। बट इन केस किसी बंदे को किसी तरह की भी कंप्लेन होती है, टीम नहीं आई, बैग नहीं है, वो नहीं हो रहा, तो आप 1139 पे कॉल करें और 1139 चलें जी अरबाज, ये स्क्रीन पर नंबर चला दें, 1139 पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत है, अमला आपके पास पहुंचा नहीं, ताउन नहीं कर रहा, आलाइशें उठाने में लेट है, तो 1139 नंबर है और 2 आवर्स से पहले आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक है। अब मुझे ये बता दें मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम जी, मॉनिटरिंग के लिए इस दफ़ा हमने डिजिटल मॉनिटरिंग बनाई है और LWMC को में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, हमारी वर्किंग जो है KPIs को डिजिटाइज़ किया गया है। एक स्पेशल मैंने कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने मिलकर बनाया है, ऑपरेशन रूम, ताकि कंपनी के जो मेजर ऑपरेशंस हैं उस वहाँ से हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके अंदर इसी तरह हमने मॉनिटरिंग की 6-7 एप्लीकेशंस डेवलप की हैं, जो कि जैसे पहले हमारे पास हमारे डंपिंग पॉइंट्स पे, कलेक्शन पॉइंट्स पे क्या स्टेटस था ये नहीं आ रहा होता था। एक स्पेशल अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाई गई है, PITB के साथ मिल के एक ईद मॉनिटरिंग एप्लीकेशन बनाई गई है कि हमारी कितनी मशीनरी किस पॉइंट पे आनी थी, आ चुकी है, वो कितना काम कर रही है, HR कितनी अवेलेबल है, क्या इश्यूज हैं, इन सबको डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा। अब आप अपने एंड से बता दें किन किन इश्यूज़ का सामना है, कोई मशीनरी की कमी, कोई मैन पावर की कमी जो आपको लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। जी, इसमें ऐसा है कि देखें इस नेचर का काम है, जितनी बड़ी तादाद में लाहौर में वेस्ट जनरेट होता है, इसमें जितनी भी HR और मशीनरी को यूज़ किया जाए वो जो है कम ही पड़ जाती है। लेकिन जो नंबर ऑफ़, जैसे लाहौर में कोई 9-10 हज़ार किलोमीटर स्ट्रीट लेंथ है, उसके लिहाज से हमारे पास वर्कर्स जो हैं वो इनफ हैं। हमने 1000 टेम्प्रेरी वर्कर्स भी ईद के दिनों के लिए हायर किया है। मशीनरी भी जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने एडिशनल रेंट के ऊपर, हमारी अपनी अब तो LWMC सेल्फ सफिशेंट है फॉर मशीनरी, लेकिन चूँकि ईद पे टनेज 4000 से बढ़ के 3 दिनों में वो 50 से 60 हज़ार टन पे चली जाती है, तो उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं वो हम
पहले से ही रेंटल पे ले चुके हैं, जो कि आज से डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गई है। हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा? लाहौर के लिए आपके जी प्रोग्राम्स के थ्रू मैं तमाम अहले लाहौर को, एक तो मेरी तरफ से सबको जी ईद की खुशियाँ भी मुबारक हो, और सेकेंडली हमारा अपना शहर है, हमने इसे मिल के साफ़ रखना है। LWMC के 15,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ईद पे उनमें से कोई छुट्टी नहीं कर रहा होगा। दे विल इंश्योर के लाहौर की जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहे, लाहौर को साफ़ रखा जा सके। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे स्टाफ के साथ ताउन करें, बैग का इस्तेमाल करें और मिलके ही हमने इसको बिल्कुल, ये टू वे ट्रैफिक है, जहाँ पर टीम काम करेगी वहाँ आपका ताउन भी दरकार होगा। जो बैग्स तकसीम किए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, आलाइशों को जो प्रॉपर कंटेनर्स रखे गए हैं उनमें डालें। टीम नहीं आती तो आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है, वहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सो आप भी ताउन कीजिए और टीम को उनका काम करने दीजिए। जो अमला आपके गली मोहल्ले में है उसका आप भी ख्याल रखिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काम करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हम आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। और वक्त का मुकाबला सख्त है। जितनी भी मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर आज रश नहीं होगा तो कब होगा? जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि जल्दी जल्दी आप मवेशी मंडियों का या अपने घर करीबी मार्केटों का रुख करें, जानवर की ख़रीदारी कर लें, क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है और फिर हालात आपके सामने है जी, जानवर महंगा होता चला जा रहा है। सगिया मवेशी मंडी का हमने रुख करना है। कलीम हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कलीम, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? भाव ताव चल रहा है, जानवरों की कीमतें क्या हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं उनका क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इसी वजह से मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जहां पर जो ख़रीदार हैं वो इस कश्मकश में हैं कि जानवरों की जो कीमतें मुख्तस की गई हैं उससे कम रेट पे हमें मिल जाएं, ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो सके इस साल। जबकि जो व्यापारी हैं जो दूर दराज से अपने जानवर लेकर आए हुए हैं वो इस ज़िद पे अड़े हुए हैं कि जो जानवर की कीमतें हमने मुख्तस की हैं वो उसी के ऊपर फ़रोख्त हों। जो कि देखा जाए गुज़श्ता साल की बनिस्बत जो इस साल बकरे हैं उनकी कीमतों में 20 से 30 रुपये फ़ी कस में इजाफा हुआ है, जबकि जो बड़े जानवर हैं उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये तक का इजाफा हुआ है। सगिया मंडिया में मौजूद है, यहाँ पर देखते हैं कि ये जानवर है, खूबसूरत है, देखा जा सकता है कि माशाल्लाह काफ़ी पला बढ़ा है। और यहाँ पर जो व्यापारी है उसकी जानिब से इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 15 लाख रुपए मुख्तस की गई है। यहाँ पर सुबह से ख़रीदार आ रहे हैं, उसको ख़रीदने की कश्मकश में हैं, लेकिन रेट नहीं बन रहा। यहाँ पर कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहले व्यापारी से बात कर लेते हैं। जानवर लेकर आए हैं तो कितने साल इसको पाला है आपने? इसको 1.5 साल पाला। पिछले साल लिया था आपने? जी पिछले साल लिया था। तो अभी क्या कीमत आपने मुख्तस की है और क्या इरादा है कि आप इसको कितने तक फ़रोख्त कर देंगे? मैं इसको मेरी 11 तक फरोख्त करने की बात। यानी कि 15 लाख रुपए वैसे इन्होंने इसकी कीमत मुख्तस कर रखी है, लेकिन कह रहे हैं कि 11 लाख तक इसे फ़रोख्त कर लेंगे। यहाँ पर ख़रीदार भी आए हैं, यहाँ पर जानवर देखने आए हैं। आप क्या कहेंगे? इस तरफ आ जाएं ज़रा, क्या कहेंगे? जानवर देखने आए, देखने में खूबसूरत है, क्या कहते हैं, कहाँ तक आपको मुनासिब लगता है कि मिल जाए मुझे? जानवर ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो इनकी डिमांड है वो इससे बहुत ज़्यादा है। जानवर के हिसाब से डिमांड इनकी 3 गुना ज़्यादा है। आप क्या कहते हैं कि कितनी इसकी कीमत होनी चाहिए? अगर ये 6 लाख रुपए का इनकी समझ में आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह खरीदार हूं इनका। 6 लाख रुपए इन्होंने कीमत लगा दी। आप क्या कहते हैं? 6 लाख रुपए कीमत लगा दी है, क्या देने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, मैं हम नहीं तैयार देने के लिए। कितने में देंगे आप बता दें वैसे मुझे? इनको बताया 11 लाख रुपए दे दें। 11 लाख रुपए इन्होंने कहा। आप क्या कहते हैं, ऊपर नीचे करते हैं कोई रेट ताकि इसकी खरीदारी मुमकिन हो? हाँ, 6.5 लाख तक मैं अगर 6.5 लाख। आप बताएं आप क्या कहते हैं? कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं वो ना, जिस तरह महंगाई है उसकी वजह से जानवर कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। जो यहाँ पर व्यापारी हैं वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर आज सिर्फ आखिरी दिन है, इसकी वजह से कश्मकश में है कि जानवर की जो खरीदो फरोख्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पर जो खरीदार हैं, व्यापारी हैं, इसी कश्मकश में है। तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे? उन्होंने 6.5 लगा दी है। भाईजान 9 लाख रुपए कल लगा हुआ इसका। 9 लाख रुपए लगा हुआ है। क्या कहते हैं आप? 9 लाख रुपए कह रहे हैं? नहीं भाई, ये चाहे 10 लाख कह दें, इनकी क्या बात है, लेकिन मैं जो अपनी चलिए फाइनल बता दें आप, फाइनल क्या देते हैं? फाइनल तो मेरा 6 लाख का प्रोग्राम था, लेकिन 50,000 रुपये आपके कहने पे बढ़ा दिया इसका। अच्छा, मजीद अगर कोई गुंजाइश हो सकती है करें? कोई नहीं, ठीक है, 6.5 कह रहे हैं वो। नहीं समझ। यही कशमकश है पूरी मवेशी मंडियों के अंदर, यही कशमकश है जो जानवर हैं। अच्छा जी, बड़े जानवर की कीमत तो हमने देख ली, जानवर भी खूबसूरत है, लेकिन 11 लाख वाकई एक बड़ी अमाउंट है। छोटा जानवर कलीम किस कीमत पर मिल रहा है? बकरों की, छतरों की कीमत बताइएगा क्या है?
जो छोटा जानवर है उनकी कीमतों में इस साल 20 से 30 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि पहले जो मुनासिब जो बकरा है जसामत का, उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 30, 35, 40 तक मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा देखा गया है कि 60, 65 हज़ार तक वो बकरा फ़रोख्त हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बकरे की तरफ जो ख़रीदारी है वो हमारा कमज़ोर है। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बड़ा जानवर वो ख़रीदा जाए, क्योंकि उसकी बनिस्बत ठीक है। जो बड़ा जानवर है। कलीम, और गुड लक उन लोगों के लिए जिन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीदने जाना है। भाई वाकई एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगाई है, सो अच्छा जानवर जिन्होंने खरीदना उनके पास तो अच्छे खासे पैसे भी होने चाहिए। थैंक यू वंस अगेन नाज़रीन, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हम आपको बकर मंडियों की सूरत हाल भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जी शहर में क्या सूरत हाल है जी, लोग जा रहे हैं बकर मंडियों का रुख कर रहे हैं, किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं। सो हमारी और आपकी मुलाकात होनी है अब कल ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। जिन्होंने जानवर की ख़रीदारी के लिए जाना है उन्हें हम गुड लक कहना चाहेंगे। सो आप जाएँ और अब विंडो शॉपिंग पर एक दफ़ा छोड़ दें, क्योंकि बारिशों की भी प्रेडिक्शन है, जानवर भी महंगा है। सो आप लोग अब मंडियों का रुख ज़रूर कर लीजिए। सो हमारी और आपकी मुलाकात कल होनी है जी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। आपकी ईद को कुछ स्पेशल बनाएंगे, कुछ मुख्तलिफ अंदाज में, कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।